नमस्कार दोस्तों। शुक्ला कैंप पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने जिस वीडियो में बात की उसमें मैं सॉलिड के टाइप्स की बात की थी। आपको अच्छे से बता चुका हूँ। टाइप्स में एक क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़े थे, एक नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने सभी ने देखी होगी, और अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है, आप वहाँ जाएं, पहले वो क्लास देखें पूरी, उसके बाद ये आसानी से आपको समझ आ जाएगा। हमने वैसे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात की थी वो परफेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में एक तरीके से बात कर पा रहे थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था वो कुछ इस तरीके से था कि अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे तो एक फिक्स पॉइंट फाइंड आउट हो रहा था हमें, और इसी के साथ एक एनाइसोट्रोपिक, इसका जो प्रॉपर्टीज़ है एनाइसोट्रोपिक्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी भी सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट फाइंड आउट होती है तो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। ऐसे ही कुछ अगर मैं बात करूँ एमॉर्फस सॉलिड की, तो एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा कुछ था तो नहीं, लेकिन फिर भी बात करें तो दोनों टॉपिक की, मेल्टिंग पॉइंट की या आइसोट्रोपिक की। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कुछ इस तरीके से, ताकि आपको पता है अच्छे से कि एक रेंज में काम कर रहा था टेम्परेचर, तो एक ग्राफ स्लोप डाउन हो रहा था। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कंटिन्यूअस ग्राफ फाइंड आउट हुआ था। और अगर आइसोट्रोपिक की बात करें तो आइसोट्रोपिक में आपने देखा कि जो सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर सेम मिली थी, इसकी वजह से इसको बोला आइसोट्रोपिक। ठीक है, तो इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन में फिर बोल रहा हूँ, आप एक बार प्लीज़ जाएं, देखें, उसके बाद आप ये वीडियो भी देखें अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि हम उससे सॉलिड्स के आगे से बात कर रहे हैं। उसमें हमने क्रिस्टल, लेटिस क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं और यूनिट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? लेटिस क्रिस्टल और यूनिट सेल। अगर बात करूं लेटिस क्रिस्टल की, तो क्रिस्टल क्या होता है कि क्रिस्टल एक 3D स्ट्रक्चर होती है, जो आपको दिखाई गई है पीछे स्ट्रक्चर, वो 3D स्ट्रक्चर है। कि आप देखें कि जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल की वो कुछ इस तरीके से है कि उसमें आपको एक पैक्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगी, दी गई है, जो आपने लास्ट टाइम एक NaCl की स्ट्रक्चर देखी थी। NaCl की स्ट्रक्चर आपने लास्ट टाइम दिखाया था, एक बार नहीं देखी हो तो आप जाके देखें एक बार। तो जो NaCl की स्ट्रक्चर थी, ऐसे ही अगर मैं 3D स्ट्रक्चर की बात करूं, 3D स्ट्रक्चर की, तो बात करते हैं 3D सर, 3D स्ट्रक्चर क्या होती है तो अच्छे से समझें। 1D क्या होता है? स्ट्रक्चर होती है 1D, 2D और 3D। 1D क्या होती है? सिंपल लाइन, जो आपको दिखाई गई है पीछे, सिंपल लाइन होती है 1D। ठीक है। 2D क्या होता है? जो हमारी बुक की बात करें, बुक एक प्लेन में काम करती है तो 2D स्ट्रक्चर होती है। या फिर बात करें, आपको जो पीछे दिखाया गया है वो एक 2D स्ट्रक्चर है। उसमें क्या होता है कि दो एक्सिस पे काम करती है। 1D में तो एक एक्सिस होता है, चाहे एक्स ले डायरेक्शन लें, चाहे वाई डायरेक्शन लें, चाहे जेड डायरेक्शन लें। लेकिन 2D में आपको दो डायरेक्शन यूज करने पड़ते हैं, या तो एक्स लें साथ में वाई लें, या एक्स लें या जेड लें। तो मतलब कोई सी भी तीनों डायरेक्शन में से आप कोई सी भी दो डायरेक्शन यूज कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं हम 2D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो तीनों डायरेक्शन बोले तो एक्स, वाई और जेड, तीन डायरेक्शन होती है। तीनों डायरेक्शंस में हम अगर यूज करें कोई भी क्रिस्टल की फॉर्म को तो उसे बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। अगर सिंपल की बात करें तो एक बेसिक से एग्जांपल की बात करें तो सिंपल, अगर कोई एक लाइन आपको दिखाई जा रही है तो 1D स्ट्रक्चर होती है। अगर 2D स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 2D बुक की बात कर सकते हैं। बुक एक एग्जांपल के तौर पे कि बुक एक, अगर हम जो पेज पढ़ते हैं या कोई चार्ट की बात करें तो वो क्या है? 2D स्ट्रक्चर। और 3D हम कोई भी ग्लोब ले लिया या कोई भी हम जो सिंपली हाथ में यूज कर सके उसे बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। मतलब तीनों डायरेक्शंस में जो हम देख सकते हैं। आपने बहुत देखी होगी 3D मूवियाँ, 2D मूवियाँ, तो उसमें भी हम देख सकते हैं। तो अब ये डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर किसी क्रिस्टल की जो पार्टिकल्स है वो व्यवस्था में एक फिक्स अरेंजमेंट में व्यवस्थित हो जाएं, अगर एक ही डायरेक्शन में व्यवस्थित हो रहे हैं
तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं 1D। अगर 2 डायरेक्शन में हो रहे हैं 2D, और अगर तीनों डायरेक्शन में अगर क्रिस्टल की अवयवीकरण व्यवस्थित हो जाए, पार्टिकल्स एक स्ट्रक्चर फॉर्म में व्यवस्थित हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर। और कंप्लीट पार्टिकल्स की तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है उसे बोलते हैं लेटिस क्रिस्टल। क्या बोलते हैं बेटा? लेटिस क्रिस्टल। जो आपको दिखाया गया है पीछे, कि आपको एक नेट दिखाया गया है, पूरा नेटवर्क सा दिखाया गया है, नेटवर्क जाल। अब आप देखें इसमें कि जो नेटवर्क जाल दिखाया गया है उसमें तीनों डायरेक्शन, एक एक्स डायरेक्शन, एक वाई और एक जेड डायरेक्शन, तीनों में आपको मेंशन किया गया है कि तीनों डायरेक्शन दिखाए गए हैं। और इससे ये पता लगा है हमें कि तीनों डायरेक्शन में है, तो ये स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड की हो सकती है, चाहे NaCl हो, चाहे CaCl हो, या सीजियम क्लोराइड हो, कुछ भी हो। मतलब क्रिस्टल की 3D स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई गई है। ये तो बात हो गई लेटेस्ट क्रिस्टल की। लेकिन अब कोई भी अगर हम बात करें एक मकान की, तो मकान बनाने के लिए एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट की जरूरत होती है, जैसे मैंने बोल दिया ईंट। ऐसे ही अगर इस क्रिस्टल की बात करता हूं मैं, तो क्रिस्टल में आपको दिखाया गया है कि एक छोटा सा पार्ट आपको हार्ड लाइन से दिखाया गया है, मतलब उसको ज्यादा डार्क किया गया है। और जो ज्यादा डार्क किया गया है वो ऐसा लग रहा है कि एक पार्ट है। आप कंप्लीट क्रिस्टल को देखें और उस क्रिस्टल को देखें तो उसमें छोटा सा पार्ट नजर आ रहा है आपको एक, और वो एक क्यूब जैसा फॉर्म दिखाया गया है। और जो क्यूब जैसा फॉर्म है, अगर उस क्यूब को मैं बार बार आगे कंटिन्यू लगाता चलूं, साइड में लगाता चलूं, या ऊपर लगाता चलूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो गई। सही बात है। तो एक बात देखें कि क्रिस्टल में जो आपको दिखाया गया है कि स्मॉलेस्ट पार्ट दिखाया गया है, और स्मॉलेस्ट पार्ट को बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट सेल। अगर तुमसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो यूनिट सेल किसे कहते हैं? कि क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट पार्ट जिसकी कंटिन्यूअस अरेंजमेंट कर दी जाए और कंप्लीट क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? यूनिट सेल। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर एक बार बोल रहा हूँ कि जो कंप्लीट क्रिस्टल है उसमें से एक क्यूब की स्ट्रक्चर निकाल लें, और वो क्यूब को बार बार रिपीट करते चलें, चाहे लेफ्ट साइड, चाहे राइट साइड, चाहे टॉप, चाहे डाउन। अगर कंटिन्यू करते चलें तो हमें एक पूरी तरीके से कंप्लीट क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा। तो और जो वो पार्ट है, जो क्यूब है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट है ऑफ क्रिस्टल, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल, उसे क्या बोलेंगे हम? यूनिट सेल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे बात करते हैं। अगर यूनिट सेल के टाइप्स की बात करें या क्रिस्टल के टाइप्स की बात करें तो वो अलग अलग होते हैं। अगर क्रिस्टल के टाइप्स की बात करें तो वो होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 क्रिस्टल 7 होते हैं। ठीक है, और वो किस आधार पर बेसिस पे डिवाइडेशन किया गया है, उससे पहले हम ये समझें कि यूनिट सेल। अगर हमें यूनिट सेल समझ आ गया तो यूनिट सेल क्या होती है? क्रिस्टल का ही तो एक पार्ट है। तो अगर क्रिस्टल का पार्ट समझ आ गया तो हमें कंप्लीट क्रिस्टल भी समझ आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमें सबसे पहले यूनिट सेल पे बात कर लेते हैं। तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो है यूनिट सेल। ठीक है, डेफिनेशन मैं बता चुका हूं आपको, क्रिस्टल के साथ ही ऐड कर दी थी हमने। अब यूनिट सेल की बात करें तो आपको एक पीछे दिखाया गया है कि यूनिट सेल जो दिखाया गया है उसमें देखो आप 3 डायरेक्शन में दिखाए गए हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। ठीक है, एक क्यूब की फॉर्म में दिखाया गया है। क्यूब की फॉर्म में आप देखो एक ए दिखाया गया है। अगर मैं लेंथ की बात करूं, दो पार्टिकल्स के बीच की लेंथ की बात करूं तो उसे ए बोला है, दूसरे की बोलो बी बोला है, और एक तीसरा ऊपर दिखाया गया है उसे सी बोल दिया है। ठीक है, इनके बीच में आपको 3 एंगल दिखाए गए हैं, बॉन्ड एंगल, जो है अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा के बेसिस पर और लेंथ ए बी सी के बेसिस पे हम क्रिस्टल को डिवाइडेशंस में पार्ट करते हैं, क्रिस्टल को डिवाइड कर देते हैं। कितने क्रिस्टल बोले हैं मैंने? 7 क्रिस्टल बोले हैं। कितने? 7 क्रिस्टल है। 7 क्रिस्टल में अलग अलग है वो किस बेसिस पे है, फिर बोल रहा हूं। इसके लिए 6 पैरामीटर डिनोटेड किए गए हैं। कितने पैरामीटर बेटा? 6। कौन कौन से? अभी यूनिट सेल में मैं बताया चुका हूं पहले से कि ए बी और सी, 3 तो लेंथ हमारी फाइंड आउट हुई, 3 बॉन्ड एंगल अल्फा बीटा गामा। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कितने बॉन्ड एंगल हैं, तो 3 बॉन्ड एंगल अल्फा बीटा गामा और ए बी सी। इस 6 पैरामीटर के बिहेव पर हमने क्रिस्टल को 7th क्रिस्टल डिवाइडेशन में कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यूनिट सेल समझ आई होगी, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पार्ट है और बार बार रिपीट करेंगे तो कंप्लीट क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर क्रिस्टल की
कंप्लीट फॉर्मेशन से पहले अगर स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में पता लग गया तो हमें क्रिस्टल आसानी से समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज तो आपको समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं एक बार यूनिट सेल के। क्रिस्टल की स्ट्रक्चर की बाद में बात करेंगे, क्यों? क्योंकि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो, अगर मैं सिंपल क्रिस्टल 7 क्रिस्टल की बात करूं तो 7th क्रिस्टल होते हैं, लेकिन ब्रेविज ने 14 क्रिस्टल दिए थे। वो किस आधार पे दिए थे? वो इस आधार पे दिए थे कि जो यूनिट सेल है, जितने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है उनको जोड़ करके, उसने कंप्लीट उनको जोड़ करके 14 क्रिस्टल दे देते हैं। एक्चुअली में 7th क्रिस्टल होते हैं, लेकिन ब्रेविस के अनुसार 14 क्रिस्टल होते हैं, जिसमें उसने सारी यूनिट सेल्स को यूज किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर हमें यूनिट सेल्स पता है तो हम क्रिस्टल के बारे में बता सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल बता सकते हैं, कौन कौन से हैं 14 वो भी पता चल जाएगा, तो हम उसको भी देखेंगे। तो उससे पहले आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के प्रकार। हिंदी मीडियम के अगर बात करें तो इकाई कोष्टिका के प्रकार। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा बोल देता हूं कि इकाई कोष्टिका क्या होती है कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने से कंप्लीट क्रिस्टल का निर्माण हो गया, उसे ही बोलते हैं हम यूनिट सेल या इकाई कोष्टिका। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्रिस्टल की और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में 2 टाइप्स में पढ़ते हैं। एक्चुअली में टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, हम सिंपल सा बताते हैं कि 2 टाइप्स में पढ़ते हैं, एक प्रिमिटिव और एक सेंटर क्यूबिक सेल। प्रिमिटिव बोल सकते हैं या सिंपल सेल बोल सकते हैं। इसलिए बोलते हैं प्रिमिटिव क्योंकि ये सबसे पहले बनी थी। प्रिमिटिव बोलते हैं ना कि ये बंदा बहुत प्रिमिटिव जमाने का है, तो मतलब उस आधार पे उन्होंने उनका नाम दिया है प्रिमिटिव सेल, मतलब जिससे सबकी उत्पत्ति हो गई हो या जो सबसे पहले बना हो, इसलिए इसको बोला है प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अगर और बात करें तो इसको सिंपल क्यूबिक सेल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक सेल, या हिंदी में बात करें सरल आद्य कोष्टिका। क्या बोलते हैं बेटा? सरल आद्य कोष्टिका। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो सरल आद्य कोष्टिका और टाइप्स प्रिमिटिव सेल्स की बात करें तो प्रिमिटिव सेल्स भी सिंपल कोष्टिका से मिलकर ही बनी होती है प्रिमिटिव सेल। ठीक है, तो 2 टाइप्स पढ़ लिए, एक सिंपल, दूसरा सिंपल या प्रिमिटिव सेल, दूसरा सेंटर सेल। मतलब ये था कि अगर प्रिमिटिव सेल में सेंटर यूज कर लिया जाए तो सेंटर्स को यूज कर लिया जाए, चाहे फेस का, चाहे बॉडी सेंटर, तो कुछ भी, तो उसके बिहाव पर हमने टाइप्स ऑफ क्या पढ़ेंगे? सेंटर क्यूबिक सेल। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आई होगी। अब बात करते हैं सबसे पहली सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल, अगर सिंपल क्यूबिक सेल की बात करें तो सिंपल क्यूबिक सेल में सिंपल सा कुछ नहीं है, आपको समझना है। मैंने बोला कि एक क्यूब लिया है पीछे, देखो आपके दिखाया गया है ना मेरे पीछे एक क्यूब है। क्यूब में आप ये देखो कि हमें पता है कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। कितने? 8। आप देखो 8, जैसे एक रूम है, एक रूम समझ सकते हैं, वैसे ही इस क्रिस्टल यूनिट को समझ सकते हैं। रूम के देखो आप 4 दीवार होती है और चारों दीवारों पे 2-2 कोने के हिसाब से 8 कोने होते हैं। ऐसे ही आपको पीछे दिखाया गया है, उसमें 8 कोने हैं। अगर 8 कोनों की बात की है, अगर हर एक कोने पर या हर एक कॉर्नर पर एक पार्टिकल्स उपस्थित है, तो इस सेल को बोलेंगे हम प्रिमिटिव सेल। क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव सेल। समझ आया मेरी बात? फिर बोल रहा हूं कि देखो हर पार्टिकल्स की एक स्ट्रक्चर दी गई है, एक गोले दिखाए गए हैं आपको, गोले हर कॉर्नर पे लगे हुए हैं, 8 काउंट कीजिएगा, 8 गोले हैं, और 8 गोले अगर 8 कोनों पर उपस्थित हैं तो इसको बोलते हैं सरल आद्य कोष्टिका। ठीक है, अब बात कर, ये तो हो गया सिंपल क्यूबिक सेल, या एससीबी बोल देते हैं इसको, एससीबी। ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं क्या? प्रिमिटिव सेल। ओके, अब प्रिमिटिव की बात कर ली, अब बात करते हैं सेंटर क्यूबिक सेल। सेंटर क्यूबिक सेल, केंद्रीय आद्य कोष्टिका, केंद्रीय आद्य कोष्टिका। बड़ा सिंपल है भाई, सुन मेरी बात, मतलब इतना कहीं रटने की जरूरत नहीं है, आपको इतना सा समझना है, अगर जिसके आद्य कोष्टिका समझ आई उसको ये सब कुछ समझ आ जाएगा आसानी से।
क्यों? क्योंकि आद्य कोशिका जब हमें मतलब अगर मकान का बैग पता लग गया तो हमें उसके पूरे आगे का भी पता चल जाएगा। अगर अब इसकी बात करते हैं प्रिमिटिव वो उसकी सेंटर क्यूबिक सेल की या केंद्रीय आद्य कोशिका की, तो मतलब देखो केंद्रीय आद्य कोशिका सेंटर क्यूबिक सेल, मतलब क्यूबिक सेल तो है साथ में सेंटर भी यूज किया है। इसका मतलब ये हुआ अगर आद्य कोशिका में या सिंपल प्रिमिटिव सेल्स में अगर कोई भी सेंटर को एक्स्ट्रा यूज कर लिया जाए या और दूसरा सेंटर भी यूज किया जाए साथ, तो इस सेल को बोलते हैं सेंटर क्यूबिक सेल। समझ आया? अब चाहे सेंटर कोई सा भी, चाहे बॉडी सेंटर बीच का ले, चाहे एंड सेंटर, चाहे फेस सेंटर यूज करें। अब प्रिमिटिव सेल्स की बात करें तो 3 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती है बेटा? 3 टाइप्स की। एक होती है बॉडी सेंटर, एक होती है फेस सेंटर, एक होती है एंड सेंटर। फिर बोल रहा हूं, बॉडी सेंटर, सेकंड फेस सेंटर, थर्ड एंड सेंटर। ठीक है। अब एक चीज देखें, हम बॉडी सेंटर पे बात करेंगे, फेस सेंटर पे बात करेंगे और एंड सेंटर पे बात करेंगे। बॉडी सेंटर की बात कर लेते हैं भाई, सिंपल सा है, जिसको प्रिमिटिव सेल समझ आई है उसको ये भी समझ आएगा कि बॉडी सेंटर में क्या हुआ था। देख भाई, प्रिमिटिव सेल्स की स्ट्रक्चर तेरे को फिर दिखा रहा हूं, प्रिमिटिव सेल्स की स्ट्रक्चर फिर देख। प्रिमिटिव सेल्स में क्या हुआ, 8 कोनों पर, प्रत्येक कोनों पर पार्टिकल्स है, मतलब एवरी कॉर्नर पर 8 पार्टिकल्स उपस्थित। टोटल कितने हो गए? 8 पार्टिकल्स। ठीक है, 8 गोले दिखाई गए देखो। अब सोच, अगर इस 8 कॉर्नर के साथ मैं क्यूब के सेंटर में एक एक गोला और रख दूं या एक पार्टिकल्स और रख दूं। देख मैंने क्या बोला, ये 8 दिखाए गए थे, 8 के कॉर्नर पर एक वो बीचों बीच में, क्यूब के बीचों बीच में एक सेंटर एक पार्टिकल्स और रख दूं, तो इसकी वजह से देख 8 तो कॉर्नर पे हो गए, एक बीच में हो गया, एक पार्टिकल्स बीच में हो गया क्यूब के बीच में, और इससे टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए? 9 पार्टिकल। कितने पार्टिकल्स? 9। और इस संरचना को क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर क्यूब सिस्टम, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर क्यों बोला है? क्योंकि बॉडी मतलब बीच, बॉडी के बीच, बॉडी सेंटर, बॉडी के बीचों बीच सेंटर में अगर पार्टिकल्स उपस्थित है, वो सिंपल सेल तो है ही, सिंपल सेल मतलब 8 होते हैं, तो इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर, बीसीसी स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीसीसी स्ट्रक्चर। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह, वो अभी नहीं, आपको इतना ही समझना है अभी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सेकंड। उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अभी देखिए सेकंड। सेकंड क्या है? फेस सेंटर। फेस बोलते हैं फलक। हमको पता है कि अगर मैं बात करूं एक क्यूब में तो 6 फेस होते हैं। कितने होते हैं? 6। कितने फेस है? 6। 6 फलक उपस्थित है, अर्थात अगर मैं बात करूं एक रूम की तो 4 तो दीवारें हैं, मतलब हर दीवार एक फलक की तरह काम कर रही है। क्या कर रही है बेटा? हर दीवार एक फलक की तरह काम कर रही है। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि 4 तो दीवार है, एक जमीन है और एक छत है। 4 दीवार, एक जमीन, एक छत, मतलब 4 तो दीवारें हो गई, एक ऊपर और एक नीचे, 6 फेस हो गए। अगर हर कोई फेस के सेंटर में, मतलब मैंने बोला एक दीवार है, दीवार के बीचों बीच में अगर सेंटर में एक एक पार्टिकल्स की व्यवस्था कर दी जाए, एक एक पार्टिकल्स की व्यवस्था कर दी जाए, अगर अर्थात ये कह सकता हूं कि अगर एवरी फेस पे एक एक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, और सिंपल सेल तो पहले ही है, अर्थात प्रत्येक कॉर्नर पर 8 कोने, 8 पर 8 पार्टिकल, साथ ही हर फेस के सेंटर पर एक एक पार्टिकल्स उपस्थित है, तो इस तरह की जो यूनिट सेल फॉर्मेशन हुई है इसे बोलते हैं फेस सेंटर यूनिट सेल या फलक केंद्रित कोशिका। अर्थात अगर हिंदी में बात करें तो एक क्यूब के या एक घन के 6 फलकों पर के साथ साथ, अर्थात 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हो, साथ ही 6 फलकों पर अगर अवयवी कण उपस्थित हैं, तो इस प्रकार के यूनिट सेल को या इकाई कोशिका को फलक केंद्रित इकाई कोशिका कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लास्ट जो यूनिट सेल है उसे बोलते हैं एंड सेंटर, एंड सेंटर यूनिट सेल। अर्थात सेंटर का भी एंड कर दिया आपने भाई,
मतलब एंड सेंटर बोलते हैं अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देखते हो, फिर दिखा रहा हूं एक सेल, ये कौन सी सेल है तो वो दिख रही होगी, आद्य एकक कोष्ठिका। कौन सी सेल है? आद्य एकक कोष्ठिका। ठीक है, अगर आद्य एकक कोष्ठिका में 6 की 6 और 6 फलक हैं, 6 फलकों में से किन्हीं 2 फलक जो आमने सामने से हैं, किन्हीं 2 फलक जो आमने सामने से है, उन पर अगर पार्टिकल्स उपस्थित है, अर्थात 2 पार्टिकल्स उपस्थित हैं, तो इस तरह के एक क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है, उसे बोलते हैं एंड सेंटर क्यूबिक सिस्टम या क्यूबिक सेल यूनिट सेल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हिंदी में बात करूं कि 8 कोनों पर घन के 8 कोनों पर 8 अवयवीकरण, साथ ही किन्हीं 2 फलक के आमने सामने अगर अवयवीकरण उपस्थित है तो उसे बोलते हैं बेटा क्या, कितने हो गए टोटल? 8 और 2 10। इसे बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इन एकक कोष्ठिका के बिहेव पर या आधार पर हमने जितने भी बात की है अभी तक, उसको क्रिस्टल की फॉर्मेशन में हम लेके जाएंगे, और इससे ही हम क्रिस्टल की स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं। कितने? 14 टाइप्स के जो क्रिस्टल है उनकी संरचनाएं हमें पता चल जाएगी। और बिहेव बेस क्या है उसका? 6 पैरामीटर ए बी सी अल्फा बीटा और गामा। ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। तो इस आधार पर हमने इकाई कोष्ठिका की बात कर ली है या यूनिट सेल्स की बात कर ली है। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि 2 प्रकार की पड़ी थी, आद्य या प्रिमिटिव सेल या फिर केंद्रीय एकक कोष्ठिका या सेंट्रल क्यूबिक सिस्टम या सेल। फिर आद्य को छोड़ दिया था। आद्य क्या होती है? जिसके सभी कॉर्नर पर 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, उसे किसी भी क्यूब के सभी कॉर्नर पर 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट हो तो उसे बोलते हैं हम आद्य। और इनको 3 भागों में पढ़ा, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। फलक केंद्रित बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक सेल। अगर बात करते हैं बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर बॉडी के सेंटर में, फेस सेंटर सभी फेस पर, साथ ही प्रिमिटिव सेल्स तो है ही, उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। और अगर बात करें इसकी आगे की, तो अगर मैं बात करूं यहां से आगे, तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। और दोस्तों आप इसको अच्छे से समझें, और समझने के बाद थोड़ा आप हमें मोटिव करें। अगर आपका मोटिवेशन हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब अगर बात करें वो बहुत ज़्यादा मोटिव करता है। मोटिव करने का साथ ही हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आपके सामने, और बहुत अच्छे से समझ आएगा।